हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर आयुष आजाद। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हमारे कक्षा 10 के इतिहास को, यानी कि हम लोग आज से शुरुआत करने वाले हमारे कक्षा 10 की सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। इसमें हमारा फर्स्ट जो अध्याय है, पहला अध्याय हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस अध्याय से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, उसमें राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ। हम लोग को ये इस अध्याय में, संपूर्ण अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल CUET लर्निंग फाइव को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आप लोगों को बहुत से लेक्चर, सोशल साइंस यानी सारे लेक्चर्स आप लोगों को हमेशा 4 बजे के समय पे हमेशा देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि 4 बजे का समय हमने इसलिए चूज किया कि ताकि आप लोग जब स्कूल से आओ तब फ्री हो जाओ, तो आप लोग ये लेक्चर्स हमेशा हर दिन देख पाओ डेली बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ। यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है जो कि एशिया महाद्वीप, हमारा जो भारत है एशिया महाद्वीप, उसके पश्चिम दिशा में स्थित है। तो यूरोप महाद्वीप के अंदर बहुत सारे देश आते हैं, जैसे जर्मनी आता है, इटली आता है, और फ्रांस आता है, यूनान आता है, ग्रीस आते हैं, और भी बहुत सारी कंट्री जैसे रशिया वगैरह आते हैं। तो जब हम इन कंट्रीज की, इन देशों की बात करते हैं, तो क्या आज के समय में इन देशों का जो नक्शा है, जो आज के समय में इन देशों का जो नक्शा है, क्या वैसा नक्शा इनका पुराने समय में भी था? क्या ये जो देश है पुराने समय में भी इतने ही साइज के थे, इतने ही आकार के थे? नहीं। क्या पुराने समय में भी इनकी ऐसी ही पहचान थी? नहीं, इनकी पहचान अलग थी। यानी कि हम कहें कि जो यूरोप था वो बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। एक जो मेन जो यूरोप था, उसके अंदर बहुत सारे देश तो थे, जैसे अभी ये वैसे तो थे, लेकिन वो देश भी बहुत सारे टुकड़ों में टूटे हुए थे। ना ही उनके देश के अंदर रहने वाले लोगों की कोई पहचान थी, कोई उनका राष्ट्र था, और ना ही कोई उनकी राष्ट्रीयता थी। जैसे आज के समय हम लोग कहते हैं ना कि हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पासपोर्ट, वीजा, आधार कार्ड वगैरह होते, पर उस टाइम पे पुराने समय में कुछ ऐसा था नहीं। सभी लोग अपने सिटीज के थे और अलग अलग जगह के अलग अलग राजा वगैरह हुआ करते थे। तो किसी भी तरह से राष्ट्र का, देश का कॉन्सेप्ट, देश का सिद्धांत उस समय में नहीं था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को हम लोग इस लेक्चर वीडियो से, इस क्या कहना चाहिए कि जो इस व्याख्यान वीडियो से हम लोग अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे इस अध्याय की। सबसे पहले हम लोग को राष्ट्रवाद की जब भी हम बात करते हैं, तो हम लोग को जानना जरूरी होता है कि आखिर राष्ट्र क्या होता है। तो अरेनेस रेनर कहते हैं कि जब एक क्षेत्र में, एक बाउंड्री के अंदर, एक सीमा के अंदर, जब समान भाषा और समान नस्ल और समान धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, यानी कि एक क्षेत्र के अंदर जब समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म से को मानने वाले लोग रहते हैं, वो क्षेत्र राष्ट्र कहलाता है। यानी कि जब समान भाषा, समान नस्ल और समान धर्म से आने वाले लोग एक क्षेत्र के अंदर रहते हैं, वो राष्ट्र कहलाता है। जब भी कोई राष्ट्र बनता है तो बहुत बड़े लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। मतलब कि जब भी कोई देश बनता है तो देश को बनने में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत सारी कोशिशें की जाती है, कई सारे लोग अपना जीवन त्याग देते हैं, कई सारे लोग मर जाते हैं, कई सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को छोड़ देते हैं अपने देश को बनाने के लिए। जैसे इंडिया में हुआ था, हमारे भारत में हुआ था, कई सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। इसके साथ में तो राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह होता है जो जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास आदि को के साझाकरण के कारण आपस में जुड़े होते हैं। मतलब जो कि जिनकी जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो इस तरीके से वो राष्ट्र को बनाते हैं। सीधी सी बात कहना चाहिए कि राष्ट्र क्या होता है? समान भाषा, समान धर्म से जुड़े हुए लोगों, सॉरी, समान भाषा, समान धर्म और समान नस्ल से आने वाले लोगों का समूह जो कि एक क्षेत्र में निवास करता है, वो राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्र एक बहुत बड़े लंबे प्रयास, लंबे त्याग के बाद में बनता है। अब देखिए सिंपली राष्ट्रवाद क्या होता है। हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, तो हम लोग राष्ट्रवाद क्या होता है जानना जरूरी होता है। तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि हमारे राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, भक्ति होती है हमारी, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। अब राष्ट्रवाद में लोगों का विश्वास ये होता है कि जो लोग हैं वो एक ही भाषा, एक ही जाति, एक ही संस्कृति के आधार पर स्वयं को यूनिफाई करते, एक बनाते हैं। इसके बाद में एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो देश है, जो पूरा देश है, वहां पे क्या होना चाहिए? हमारे ही लोगों का राज होना चाहिए, हमारी भाषा को बोलने वाले लोगों का रूल होना चाहिए, हमारी संस्कृति के लोगों का रूल होना चाहिए। तो इस टाइप से भी वो क्या करते हैं? अपने राष्ट्र को स्थापित करने का प्रयास करते हैं,
अपने राष्ट्र को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, अपने राष्ट्र के प्रति की प्रेम की भावना को ही हम लोग राष्ट्रवाद कहा करते हैं। इसके बाद में देखिए फ्रेडरिक सोरियो की जो विजन ऑफ द वर्ल्ड है उस पेंटिंग की बात करते हैं हम लोग। देखिए ये जो है ये पीपीटी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको साइड कर दूं। आप लोग इसका कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको जो भी है इसको पेंटिंग के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है, एक एक से अच्छे से। देखो ये जो पेंटिंग है ये 1804 की पेंटिंग है जो कि फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है। 1804 की पेंटिंग है जो कि फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई है, जो कि फ्रांस के कलाकार थे। एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 1804 में ये पेंटिंग बनाई। और ये जो पेंटिंग है, ये जो कलाकार, ये जो चित्र है, ये 4 सीरीज में रिलीज करी गई थी। 4 सीरीज में क्या करे गए थे, चित्र रिलीज करे गए थे, जिसमें कि जो पहला चित्र है, जो पहली पेंटिंग है, वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जो पहली पेंटिंग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस पेंटिंग की बहुत सारी विशेषता है। सबसे पहले क्या होता है, इस पेंटिंग में बहुत सारी चीजें दर्शाई गई है। सबसे पहले तो एक ड्रीम है, एक सपना है फ्रेडरिक सोरियो का कि इस तरीके से पूरी दुनिया बन जाना चाहिए, यानी कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र आना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, राजशाही पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। इस तरह का विजन था, इस तरीके की सोच थी फ्रेडरिक सोरियो की। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत से सामाजिक गणराज्यों की परिकल्पना करते, सपना देखते हैं। देखिए फ्रेडरिक सोरियो के सपने को अच्छे तरीके से। तो फ्रेडरिक सोरियो को सबसे पहले वो देखते हैं कि क्या हो रहे है, बहुत से कंट्री के, बहुत से देशों के लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से होकर के गुजर रहे हैं। जैसा कि हम लोग इस चित्र में साफ देख सकते हैं, जो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, इस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से होकर के गुजर रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग इसके सामने से होकर गुजर रहे हैं, वो इस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को सम्मान दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के, देखिए ध्यान से, इस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है, एक हाथ में एक मसाल है, द ज्ञानोदय की मसाल, जिसमें कि जो हम कहना चाहिए लाइट ऑफ नॉलेज है इसके हाथ में, ज्ञानोदय की मसाल है। और एक हाथ में क्या है, चार्टर की बुक है, चार्टर बुक, जिसमें क्या है, जितने भी मानव के अधिकार है, मानव को जैसे अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, स्वतंत्र का है, तो सारे मानव अधिकार इसमें सम्मिलित है चार्टर बुक में। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसी पेंटिंग में क्या होता है, जो लोग हैं उन लोगों को हम कैसे पहचानते हैं। तो जो सभी लोग हैं वो क्या है, अपने अपने देश के झंडे लेकर के इस जुलूस में जुड़े हुए। जैसे अलग अलग देश के यहाँ पे लोग क्या है, अलग अलग झंडे लेकर के अपने अपने देश के जुलूस में जुड़े हुए। और इनकी जो वेशभूषा है, जो इनका पहनावा है, ये भी हम लोगों को बताता है कि कौन सा व्यक्ति कौन से देश से आया। क्यों, क्योंकि इनके पहनावा भी अलग अलग है। मतलब सभी जो देश के लोग अपने अपने देश के झंडे और अपने अपने तरीके के पहनावे पहनकर इस जुलूस में शामिल हुए हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इस जुलूस का नेतृत्व इटली, अमेरिका, उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे जर्मनी, फ्रांस, इस सारे से बहुत सारे देशों ने इस जुलूस के अंदर भाग लिया है। बहुत से देशों ने क्या किया, जुलूस के अंदर भाग लिया है। फिर जब हम देखते हैं कि जब इसमें जुलूस में भाग लिया है, तो इस जुलूस में शामिल लोग क्या करते हैं, अपने देश से बहुत ज्यादा निरंकुश संस्था है, जो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुर्म करती थी, लोगों को कई तरह की सजाएं देती थी, लोगों के अधिकारों को छीनती थी। लोगों ने उन निरंकुश संस्था को तोड़ डाला है और उसके जो अवशेष है वो इस अग्रभूमि पे पड़े हुए। इस अग्रभूमि पे यानी कि जमीन पे क्या है, वो संस्थाओं के अवशेष क्या हुए, पड़े हुए। अब देखिए जो अवशेष पड़े हुए, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो ऊपर से, यानी कि हम लोग बात करें यहाँ से सबसे ऊपर क्या हो रहा है, जो जीसस क्राइस्ट है, ईसा मसीह जी इन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई तुम लोग तुम्हारा काम करते रहो, बहुत अच्छा काम कर, इस टाइप से नहीं। ईसा मसीह जी क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, और उनके साथ में जितने भी एंजल वगैरह है, जो ईसा मसीह जी है, वो इन लोगों को आशीर्वाद क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि क्या है, ये सारी जो पेंटिंग है किसकी, हमारे फ्रेडरिक सोरियो जी की है, जिसमें कि कलाकार ने, यानी कि फ्रेडरिक सोरियो ने इस पेंटिंग का इस्तेमाल दुनिया के बहुत से देशों के बीच में भाईचारा स्थापित करने के लिए किया है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पेंटिंग समझ में आ गई होगी, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, ये भी आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा।
जब फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग की बाद में हम लोग क्या होता है, लोगों को पता चलता है कि भाई हमारे देश इस तरीके से बन सकते हैं। 1804 की पेंटिंग थी, इसमें लोगों को लगता है कि हमारे देश एक भी हो सकते हैं। हमारी पहचान क्या है, पहचान जैसे कपड़े उनकी पहचान है, उनके जो झंडे है यानी कि उनकी जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, वो उनकी पहचान है। तो लोगों को अपनी पहचान के बारे में पता चला इस फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग से। और इस सोरियो की पेंटिंग ने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद जगाने में बहुत ज्यादा मदद करी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1879 की फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि 1889 में किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद जगाने में अहम योगदान दिया। ठीक है, तो क्या होता है, 1879 में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। मैं अगर इसको नहीं समझाऊं तो सिंपली कह दूं कि जो फ्रांसीसी क्रांति ने ही क्या करा था, यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव रखी थी या राष्ट्रवाद की पहले अभिव्यक्ति की थी। क्यों? क्योंकि जो इससे पहले जो फ्रांस जो राज्य था ना, इसमें क्या था, इसमें रूल था, इसमें शासन था लुइस सोलवे का। लुइस सोलवा एक राजा था जो कि बर्बन डायनेस्टी से आता था, बर्बन राजवंश से आता था, जो कि बहुत ही अयोग्य राजा था। ना ही वो सेना में लड़ाई लड़ पाता था, ना ही वो किसी भी चीज का नेतृत्व कर पाता था। इस टाइप से वो क्या था, एक बहुत ज्यादा फेल यानी कि एक बहुत ज्यादा अयोग्य राजा था। तो इस राजा के कारण, इस राजा के राज शासन में क्या हुआ, लोगों को बहुत ज्यादा अकाल झेलना पड़ा। खाने के दाम वगैरह बढ़ जाते हैं, हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ रखा है, खाने के दाम वगैरह बढ़ जाते हैं। लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स यानी कि बहुत ज्यादा कर लगाए जाते हैं, जिससे कि लोग गुस्सा होकर के राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं और क्या कर देते हैं, वहां से अपने राजा को हटा देते हैं। तो इस तरीके से क्या था कि फ्रांस में राजनीतिक जो सत्ता को समाप्त करके जितनी भी पावर थी, जितनी भी शक्तियां थी, फ्रांस के नागरिकों के पास में आ जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, फ्रांस एक पहला ऐसा राज्य बनता है जिसके संपूर्ण भूभाग पर क्या था, एक निरंकुश राजा का शासन था। ऐसा भूभाग बनता है जिसपे क्या था, ऐसे एक निरंकुश राजा का शासन था। तो इस तरीके से फ्रांस के जो लोग थे वो अपने देश से क्या करते हैं, पूरे राज शासन को उखाड़ के फेंक देते हैं और जो पावर थी, जो शक्तियां थी, वो अपने हाथ में ले लेते हैं। तो फ्रांसीसी की क्रांति के आरंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे बहुत से कदम उठाए थे जिसने कि फ्रांस के लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो सके, यानी कि सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सके। इसके बाद में आता है नेपोलियन। नेपोलियन ने अपने प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारे क्रांतिकारी सुधार किए, बहुत सारी चीजें नेपोलियन ने करी। नेपोलियन एक मैंने पहले ही बताया कि एक डिक्टेटर था, जिसने की कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा है। ये एक डिक्टेटर था जिसने की बहुत सारे परिवर्तन किए थे यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर। और उसके परिवर्तन बहुत ज्यादा अच्छे भी थे, बहुत ज्यादा बुरे भी थे। कई लोग उसको अच्छा मानते थे, कई लोग उसको बुरा मानते थे। और उसका ये नियम था कि भाई वो चाहे क्या सिकंदर की पूरी दुनिया जीतने का उसको शौक था, किसको, नेपोलियन को। तो 1804 में जब नेपोलियन आता है तो वो क्या करता है, नागरिक संहिता के नाम से अपना एक नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता जारी करता है। इसके अलावा पूरे यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। यानी कि क्या था, इस तरीके से फ्रांस में क्या था, राष्ट्रवाद का उदय इस 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद में बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा था। अब देखो, लोगों ने अपनी सामूहिक पहचान बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। देखो क्या क्या कदम उठाए थे, अपने जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, अपनी सामूहिक पहचान को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कदम उठाए थे। लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ रखा है कि लोगों ने अपने जो क्या कहना चाहिए, पार्लियामेंट थी, जो क्या कहना चाहिए, जो पार्लियामेंट को हम लोग क्या कहते हैं, संसद थी, उस संसद का नाम बदल के उसका नाम स्टेट नेशनल असेंबली कर दिया गया था। और जिसमें क्या किया था, राज्य से एक हर एक जो स्टेट से, उससे क्या हो गया था, स्टेट जनरल को चुना गया था। जो फ्रांस भाषा थी, जो फ्रेंच भाषा थी, उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था फ्रांस के अंदर। इसके साथ में एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू करी गई थी जिसमें कि सभी लोगों को समान कानून यानी कि समान के राइट मिले। जैसे फ्रांस में क्या होता था, पहले जो समाज था वो 3 भागों में विभाजित था। प्रथम क्या कहना चाहिए इसको, हम लोग कहते हैं कि हाँ, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। इस तरीके से जो फ्रांस का समाज था वो बहुत सारे वर्गों में बटा हुआ था। तो उन वर्गों को समाप्त करके फ्रांस में लोगों को समान कानून दे दिए गए।
आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया, भार फमा एक समान व्यवस्था लागू करी गई। जैसे क्या होता था फ्रांस में कि इस जगह पे क्या हो रहा है, एक जगह पे अलग, अगर सॉरी आज के टाइम में हम लोग देखते हैं कि एक्साइज ड्यूटी आयात शुल्क वगैरह लगते हैं, लेकिन वो कब लगते हैं जब हम हमारे देश का सामान एक देश से इस दूसरे देश में भेज रहे हैं, तब जाके हम लोगों को सीमा शुल्क आयात निर्यात शुल्क लगता है। लेकिन जब हम सामान हमारे देश के अंदर ही, इससे ये हमारा देश है और हमारे देश का दूसरा राज्य है, तो इसी में भेजते तो हम लोग किसी तरह के सीमा शुल्क आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता। लेकिन पुराने समय में क्या था फ्रांस में कि हम लोग अगर एक शहर से सामान दूसरे शहर भी भेज रहे तो हम लोगों को आयात निर्यात शुल्क देना पड़ता था। तो क्या किया गया कि देश के अंदर, यानी कि देश की आंतरिक सीमा के अंदर आयात निर्यात शुल्क सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और अपने देश के अंदर भार नापने के लिए, फमा यानी कि लंबाई वगैरह नापने के लिए समान व्यवस्था लागू कर दी गई। अब इससे हुआ क्या, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं का भी क्या हुआ, जो राष्ट्रवाद था, जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंकने में, फ्रांस की सरकार सोलवे को उखाड़ फेंकने में, लुइस सोलवे की सरकार को उखाड़ फेंकने में क्या किया था, बहुत ज्यादा योगदान जो स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं का भी था। इन्होंने क्या किया था, क्लब बनाया था जिसको इन्होंने नाम दे दिया था जैकोबिन क्लब। ठीक है। अब देखो फ्रांसीसी क्रांति की बहुत सारी विशेषताएं थी। क्या था, यहाँ पे संविधान आधारित शासन हुआ। फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ कि संविधान आधारित शासन हुआ था। जो हम लोगों ने देखा था कि जो लुइस सोल्वे की गवर्नमेंट को हटा के यहाँ पे क्या किया था, संविधान बनाया गया था, संविधान आधारित शासन किया गया। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार लाए गए लोगों के पास में। जो समाज था वो पहले बहुत से वर्गों में विभाजित था, उस विभाजित समाज को समाप्त करके लोगों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचारों का प्रचार प्रसार किया गया। फ्रांस के लिए एक नया तिरंगा झंडा बनाया गया। पहले के समय में क्या होता था, फ्रांस में जो राजा का प्रतीक चिन्ह था, वो शेर वाले, वो जो सूरज वाले झंडे, उस झंडे को हटा के फ्रांस का नया तिरंगा झंडा लोगों के सामने लाया गया था, जिसमें सफेद, लाल और नीला कलर होता है। नेशनल असेंबली का गठन किया गया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। एक माप तौल की समान व्यवस्था लागू की गई, यानी कि जो एक संपूर्ण देश के अंदर एक जैसे माप तौल की व्यवस्था लागू की गई और फ्रांस भाषा को क्या किया गया, राष्ट्रभाषा बनाया गया। ठीक है। इसके बाद में नेपोलियन की बात आती है। देखिए नेपोलियन कौन था, नेपोलियन का शासनकाल। तो नेपोलियन नेपोलियन के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या था। इसने जो है जैकोबिन क्लब की जैसे ही गवर्नमेंट गिर जाती है, जैकोबिन क्लब की जैसी सरकार गिरती है, तो नेपोलियन ने फ्रांस की जितनी भी शक्तियां थी अपने हाथ में ले ली थी। जैसे ही फ्रांस की कमान इसने हाथ में ली, फिर इसने फ्रांस पे शासन चलाना शुरू कर दिया और फिर से फ्रांस में जो प्रजातंत्र था उसको हटा के राजतंत्र इसने स्थापित कर दिया था। ये बन जाता है वहां का डिक्टेटर। कौन, नेपोलियन। अब नेपोलियन जैसे डिक्टेटर बनता है तो इसके समय में क्या होता है, व्यापार और आवागमन, इसके साथ में संचार के साधन में बहुत ज्यादा विकास होता है। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए जो नेपोलियन था उसने कई क्षेत्रों पे कब्जा किया, कर को बढ़ाया और जबरन लोगों की सेना में भर्ती करी। अब देखो इसको तो दुनिया जीतना था, दुनिया जीतने के लिए इसको पैसा चाहिए था और सैनिक चाहिए थे, तो इसने इसके लिए क्या किया, लोगों के ऊपर कर लगाए और जबरन ही लोगों को सेना में भर्ती करना चालू कर दिया था नेपोलियन ने। ठीक है। अब जब नेपोलियन किंग बनता है तो क्या करता है, ये कुछ एक संहिता लागू करता है, यानी कि बहुत सारे कानून नेपोलियन लागू करता है। जो कानून की श्रृंखला नेपोलियन लागू करता है उसको हम लोग नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता कहते हैं। अब नेपोलियन ने क्या किया था, इसमें जितने भी जन्म आधारित विशेष अधिकार थे, जो कि सामंतों को और क्लर्जियों को, क्लर्जी मतलब जो चर्च के पादरी होते थे, प्रेस्ट होते थे, उनको जो विशेष अधिकार मिले थे वो सारे अधिकार इसने समाप्त कर दिए थे। इसने क्या किया था, लोगों को न्याय के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे, इस तरीके के अधिकार लोगों को दिए थे नेपोलियन ने। और लोगों की जो निजी संपत्ति थी उसको सुरक्षित करने का काम भी नेपोलियन ने किया था। ठीक है। तो नेपोलियन के लॉस को, नेपोलियन की जो नागरिक संहिता उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नेपोलियन ने क्या किया था, जन्म आधारित सारे विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी थी। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है, यानी कि सभी लोग क्या रहेंगे, कानून के सामने बराबर रहेंगे, चाहे वो किसी भी कुलीन वर्ग से आता हो, सामंत हो, नोबल हो, चाहे वो चर्च का फादरी क्यों ना हो। प्रशासनिक विभाजनों को इसने सरल बनाया था। क्या किया था, बहुत सारे भागों में क्या कर दिया था, फ्रांस को बांट दिया था, जिससे फ्रांस के ऊपर शासन करना बहुत ज्यादा आसान हो गया था।
सामंती व्यवस्था जो कि कर वसूला करती थी, उस व्यवस्था को इसने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। किसानों से भूदासत्व और जागीर शुल्कों से मुक्ति कर दी थी। किसानों से जो भी टैक्स वसूले जाते थे, कर वसूल किया जाता था, वो सारी चीजें नेपोलियन ने खत्म कर दी थी। इसके साथ में शहर के कारीगरों के ऊपर जो श्रेणी संघों के द्वारा नियंत्रण किया जाता था, वो सारी चीजें भी नेपोलियन ने हटा दी थी। चलिए सभी चीजों को बहुत ज्यादा शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखे थे राष्ट्र क्या होता है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, राष्ट्र क्या होता है। तो जब एक क्षेत्र के अंदर समान भाषा, समान धर्म और समान नस्ल से आने वाले लोग रहा करते हैं, वो हमारा कहलाता है राष्ट्र। यानी कि एक जो राष्ट्र होता है उसमें समान भाषा, समान धर्म और समान जाति से आने वाले लोग रहा करते हैं, वो राष्ट्र कहलाता है। इसके बाद में राष्ट्रवाद क्या होता है, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होना, देशभक्ति की भावना होना, देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इसके बाद में फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग को बहुत ज्यादा शॉर्ट में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग, देखिए फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियरली शॉर्ट में भी समझ लीजिए कि क्या है फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग। फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग हम लोग देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, इस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरे, जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मिसाल और एक हाथ में क्या है, चार्टर की किताब है, जिसमें कि सारे मानव अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। इसके साथ में क्या हो रहा है, जो लोग गुजर रहे हैं बहुत सारे विभिन्न विभिन्न देशों से आते हैं, जिसकी पहचान उनके हाथ में दिए गए झंडों से और उनकी वेशभूषा से की जा सकती है। इसके पश्चात जो है कि जो अग्र भूमि के ऊपर बहुत सारे जो संस्था है, यानी कि निरंकुश संस्था, जिसने कि लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म किए, उनके अवशेष पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने इनको तोड़ डाला है। इसके बाद में जो ऊपर से जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह, उनके साथ में बहुत सारे जो एंजल है, वो लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस तरीके से कुछ। इसके बाद में देखिए कि जो फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति यानी कि 1789 जो फ्रांस में क्रांति हुई, जहाँ पे क्या था, पहले लुईस 16 का शासन था। तो लोगों ने किस तरीके से लुईस 16 को उसकी सत्ता से उखाड़ के फेंका, किस तरीके राष्ट्रवाद जागा, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में पढ़ी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि नेपोलियन ने किस तरीके से, जो नेपोलियन था उसने किस तरीके से बहुत सारे जो नियम वगैरह, कानून वगैरह लागू करे। जैसे नागरिक संहिता लेकर आया था नेपोलियन, उसमें उसने क्या किया, नेपोलियन ने सारे जन्म आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। कानून के सामने लोगों को समानता एवं संपत्ति के अधिकारों को शिक्षित किया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसानों के भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से किसानों को मुक्त कर दिया। शहर में कारीगरों के श्रेणी संघ के नियंत्रण को हटा दिया। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी करो। कि अगर, और इसके साथ मैं कह रहा हूँ कि कमेंट भी करो भाई। कमेंट में हम लोगों को पता चलेगा कि आपको ये जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये आपको समझ आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। और लाइक और शेयर करने से हमारी क्या होगी, रीच बढ़ेगी, जिससे कि हम लोग और भी बहुत सारे विद्यार्थियों तक पहुंच पाएंगे, जिनको कि कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान हमसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला लेक्चर था, पहला ही व्याख्यान था। इसमें हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बेसिक सी जो कॉन्सेप्ट, बेसिक सिद्धांतिक चीजें, उनको हम लोगों ने भी पढ़ा है। जो भूमिका होती है, पृष्ठभूमि होती है किसी भी अध्याय की, उसी के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है। मेन जितनी भी चीजें देखिए हम लोग कल से पढ़ने वाले हैं। और भाई बोलूंगा कि भाई चैनल को, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट भी करना भाई दबा के। थैंक यू, बाय।